हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की बची हुई कुछ चीज़ें थी जो इसमें बाकी रह गई थी। लेक्चर नंबर 7 की वीडियो लेंदी होने के कारण कुछ चीज़ों को मुझे स्टॉप करना पड़ा था, वह चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में छोटी सी समय के लिए वीडियोज है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया आपको फार्मूले मिलेंगे और बहुत बढ़िया ऐसे डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी डिराइव्ड फार्मूले हैं, बट आने वाले जो भी नीट IIT लेवल्स के क्वेश्चन हैं उनकी कैलकुलेशन करने के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा ये। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक्स पे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियोज में हमने बात किया था प्रावैद्युत। क्या बात किए थे भाई? प्रावैद्युत और भी कुछ थे जो आपके सामने हैं। प्रावैद्युत था तो प्रावैद्युत से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हमने बात कर लिया था। प्रावैद्युत था, आपेक्षिक वैद्युतशीलता था, उसको निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ये सारी चीजें थी जो भी मैंने सारे उस वीडियो में कवर कर दिया है। जो भी डेफिनेशन है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। प्रावैद्युत में कुछ चीजें थी जो नोट्स में थे, जो हमें बताना बाकी रह गया था, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। उसमें ये था कि जो प्रावैद्युत कुछ ऐसे भी होते हैं प्रावैद्युत पदार्थ, जिन प्रावैद्युत पदार्थों के लिए इसके की वैल्यूज ना अलग अलग होती है। इसकी वैल्यू अलग अलग। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जो प्रावैद्युतांक के होता है, इसमें कुछ प्रावैद्युत पदार्थों के लिए इस प्रावैद्युतांक के की वैल्यू अलग अलग होती है। क्या क्या होती है यहां देख लो। निर्वात अथवा वायु के लिए इस के की वैल्यू 1 मानी जाती है। लिसन टू मी, निर्वात अथवा वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है। ठीक। प्रावैद्युत पदार्थों के लिए, यानी जो भी कागज हो गया, मोम हो गया, जो भी प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं, इन प्रावैद्युत पदार्थ के लिए जो के की वैल्यूज है ना, के की वैल्यू ये 1 से बड़ा होती है बट इन्फिनिटिव से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रावैद्युत पदार्थों के लिए जो के का मान होगा ना, 1 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या सुने? निर्वात अथवा वायु के लिए इस के का मान, प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है? 1 होता है। लेकिन कोई भी प्रावैद्युत पदार्थ आ जाए तो प्रावैद्युत पदार्थों के लिए जो इस के का मान होता है 1 से बड़ा और इन्फिनिटिव से क्या होता है? छोटा होता है। बट धातुओं के लिए ना प्रावैद्युत पदार्थ का मान सबसे ज़्यादा होता है। अरे मेरी बात समझ में? इन धातुओं के लिए प्रावैद्युत पदार्थ का मान इनफाइनाइट होता है। 1 2 3 4 कौन पूछता है? इनफाइनाइट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये तो कुछ नॉर्मल सी चीज़ें रह गई जो हमें अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है ये। ओके, तो हमें अपने दिमाग में अब रख लेना है ये कि निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है। ये रख लेना दिमाग में। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है ये, कि निर्वात अथवा वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है। प्रावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा होता है, और धातुओं के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। एक बड़ी बेहतरीन चीजें आता है कूलम्ब्स लॉ में, और इस बेहतरीन चीज को हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। कूलम्ब्स ने अपने लॉ में ये बताया कि जब किसी गोलीय कोश पे बहुत सारे आवेश एक समान रूप से अगर वितरित होंगे तो इससे अगर कुछ दूरी पर यहां कोई पॉइंट लेके उस पे कोई चार्ज क्यों रख लिया जाए, इससे कितनी डिस्टेंस पे हो r, तो कितना फोर्स लगेगा। गौर करना जरा। कूलम्ब्स ने क्या कहा कि अगर कोई गोलीय खोल हो, गौर करना मेरी बातों को, अगर हमारे पास कोई ये गोलीय खोल हो जिस पे चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, अगर उससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P लेके कोई चार्ज रख दिया जाए तो इस गोलीय खोल के कारण इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये फाइंड करना हो, कैसे निकलेगा। ओके,
फिर से उन्होंने ये भी बात बताया कि कोई गोली या खोल हो जिसके पृष्ठ पे चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उस गोली या खोल के अगर अंदर कोई बिंदु लेके वहां पे कोई चार्ज ले लिया जाए तो इस गोली या खोल के कारण उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी बल कितना होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे गौर करेंगे इस चीज को। ठीक है, हमारे पास ये एक गोली या खोल है और इस पे एक समान रूप से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस गोली या खोल से मैं ये r डिस्टेंस पे, ये r दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूँ। ये मिटाने में बहुत मजा आता है मुझे। ये एक बिंदु P ले लेते हैं, इससे r डिस्टेंस पे, सॉरी, इससे r दूरी पर हम क्या ले लेते हैं, एक कोई बिंदु यहाँ P लेकर के उस पे कोई चार्ज Q रख देते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इस गोली या खोल के कारण इससे बाहर r दूरी पर कोई बिंदु P लेके वहां पे कोई चार्ज Q रखा हो, अगर यहां पे कोई चार्ज Q रखा हो, क्यों आ रहा है मेरी बात समझ में, तो इस गोली या खोल के कारण इस Q पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। ये फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये फोर्स, कितना फोर्स होगा। तो बहुत प्यारा सा जवाब है, कितना फोर्स होगा। तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सिंपल सा F इक्वल टू के, क्या बोलोगे आप, F इक्वल टू के इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अलग बिल्कुल भी नहीं है, जो पीछे पड़े हो सेम यही चीजें यहाँ पे भी आपको पढ़ने हैं, कोई डिफरेंटता नहीं है। और बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, F इक्वल टू, ये F इक्वल टू के की वैल्यू हम रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये भी चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये भी आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें पॉइंटली है, अपने दिमाग में रखने हैं, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को आपको भूल जाने हैं। ये कब लगेगा, मान लो अगर इसकी रेडियस कितनी हो, सॉरी, अगर इस जो आपके सामने ये गोला दिख रहा है, इस गोले की त्रिज्या कितनी हो, कैपिटल R, कितना हो बाबू, कैपिटल R। तो ये कब फार्मूला ये लगेगा कि जब स्मॉल r का जो मान होगा ना, ये कैपिटल R से बड़ा होगा, तो आपका ये फार्मूला लगेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। यानी जो गोले की त्रिज्या है इस दूरी की तुलना में अगर छोटी है तो समझ लो कि ये गोली या कोस जो आवेश r डिस्टेंस पे लगा रखा होगा उस पे फोर्स लगाएगा। और ये कितना फोर्स लगाएगा, तो आप बताओगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपन आर स्क्वायर। सबसे बेहतरीन बातें तो यहाँ पे होंगी। अब यहाँ पे क्या होंगे, अब जो हमें चार्ज मिला है ये चार्ज कहीं और नहीं, अब इस गोले के अंदर है, गोलीय कोश के अंदर चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज इस गोलीय कोश के अंदर होगा तो आंखें बंद करो और प्यार से डायरेक्ट ही लिख देना F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्या गजब की बातें हैं ये, देख लो आप भाई। चार्ज बाहर है तो अंदर अगर कोई चार्ज है तो फोर्स ही कहाँ लगेगा भाई, इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना, अगर गोली या खोल से बाहर कोई बिंदु होगा तो वहां पे कूलाम फोर्स मिलेगा, और गोली या खोल के अंदर कोई बिंदु रहेगा तो वहां पे कूलाम फोर्स नहीं मिलेगा, और वहां पे अंदर जो चार्ज होगा उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0। ये बातें अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे।
इस टॉपिक्स में हालांकि प्रावैद्युत का परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, एक तरीका से और प्रावैद्युत का परिभाषा देंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसको बड़ी ध्यान से समझना, बहुत जरूरी की चीजें हैं, पीछे भी मिलेंगे आगे भी मिलेंगे। कह रहा प्रावैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता, इसको निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं। तो याद रखना, प्रावैद्युत हो, आपेक्षिक वैद्युतशीलता हो अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता हो, इनको रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, तो हम इनको एप्सिलॉन आर से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? जब जरूरत पड़ेगी तो इनको एप्सिलॉन आर से लिखेंगे। फिलहाल अभी इनसे कोई मेरी मैटर नहीं है तो हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रावैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता को अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे इनका फार्मूला लाना पड़ेगा। अब फिर फार्मूले पे आधारित डेफिनेशन निकालेंगे। इसके फार्मूला लाने के लिए याद रखना, कूलम्ब्स ने पहले नंबर दो चार्ज को वायु अथवा निर्वात में रख के देखा कितना फोर्स इनके बीच लग रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हीं दोनों चार्जों के बीच में कोई मीडियम रख के देखा तो कितना फोर्स लग रहा है। तो हम भी वही काम करने वाले हैं। तो पहले हम ये काम करेंगे कि इन दोनों चार्जों के बीच में निर्वात रखेंगे या वायु सिर्फ भरेंगे, तब देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। फिर इन दोनों चार्जों के बीच में कोई मीडियम भरेंगे और मीडियम भर के देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। उसके बाद से क्या करेंगे, हम प्रावैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता अथवा निरपेक्ष वैद्युतशीलता को डिफाइन करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि जब आवेशों के बीच में वायु अथवा क्या हो, निर्वात हो, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में वायु अथवा निर्वात हो, यहां लिखते हैं। जब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में या तो वायु हो नहीं तो कुछ भी नहीं हो, निर्वात हो, तो कितना फोर्स लगेगा। याद रखना, मैं उसकी फिगर भी ले लेता हूं। एक चार्ज को यहां पे एक चार्ज ले लेता हूं जिसका नाम Q1, यहां पे एक चार्ज ले लेता हूं जिसका नाम क्या है Q2। इनको मैं थोड़ा सा बंद गोले में रख लूं तो ठीक लगेगा। ये Q1, ये Q2, और इनके बीच की सेपरेशन यानी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R। ये R दूरी पे हूं, तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा तो निकाल रखे हम, ये निकाले हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब इनके बीच में वायु अथवा निर्वात होगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखना। नॉट का मतलब 0, 0 का मतलब कोई मीडियम ही नहीं हो। एप्सिलॉन नॉट इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो, जैसे कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हो। क्या Q1 इंटू ये Q2 और बट्टे में ये क्या हो जाएगा R²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। ये डन। इसको हम चाहे तो इक्वेशन 1 मानेंगे या नहीं चाहे तो नहीं मानेंगे। फिर आते हैं, अब क्या इसमें लिखना है कि अब पहले इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में वायु अथवा निर्वात था। अब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कोई मीडियम हो तब क्या होगा, तो ये लिख लेते हैं।
कोई माध्यम स्थित हो। जब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, तो चलो ये भी कर लेते हैं, माध्यम लगा लेते हैं। एक का नाम लिख लो Q1 और दूसरे का नाम क्या लिख लेते हैं Q2। ठीक है, Q2। अब इनको किसी गोले में ब्रैकेट में बंद कर दें। बीच की दूरी सेम डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं r, बट डिफरेंट ये है कि इनके बीच में कोई मीडियम भर दिया गया हो। कोई मीडियम का मतलब ये हुआ आयल हो गया, या कोई और कागज भर दिया गया हो, यानी कोई भी यहां पे कोई मीडियम भर दिया गया हो। ऐसे कोई भी मीडियम भर दिया गया हो, ऐसे ऐसे। तो जब इनके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाएगा तो इनके बीच काम करने वाला फोर्स बदल जाएगा। क्या होगा बाबू? बदल जाएगा। बदल के क्या होगा? तो तब मान लो जब कोई मीडियम भर देंगे तब ये बल हम कुछ ऐसे लिखेंगे, F या M फॉर मीडियम, यानी कोई माध्यम भरा हो। बाकी सारी चीजें ये सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ बस क्या लिखेंगे? यहाँ एप्सिलॉन लिखना, जीरो नहीं, क्योंकि अब कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन सिर्फ लिखेंगे, जीरो नहीं। और यहाँ पे सेम Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा? R स्क्वायर। तो सेम Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। बोलो इतना आया कि नहीं आया? जब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में निर्वात अथवा वायु होगा तो ये फोर्स लगेगा, और जब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए, कोई मीडियम, तो हमारा ये फोर्स लगेगा, ये वाला। Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा। ओके, अब देखेंगे इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, और अनुपात बनाने के बाद एक हमें नई राशि प्राप्त होगी, तब जाके बेहतरीन तरीका से डिफाइन करेंगे। चले इन दोनों का अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या क्या अनुपात? F अपान क्या बनाएंगे? FM। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? हम निकालेंगे F अपान क्या हो जाएगा? FM इक्वल टू, देखें क्या निकलेगा। अब आप ऊपर F है तो F का मान उठा के देखें क्या है, सॉरी F का मान क्या दे रखा है, देखो आप। F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो F का मान आप भर लें। क्या भरेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई। ये FM है तो आप देख सकते हैं कि FM का मान क्या है? 1/4 पाई सिर्फ एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो रख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब जो राशियां कटने वाली हो उसे काट दें। देखिए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कट गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, तो क्या बच गया? हम देखेंगे तब यहाँ मिल रहा है F अपान ये FM इक्वल टू, आपको यहाँ क्या मिलेगा? ये एप्सिलॉन नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो किस में होगा? गुणा में। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। बोलो इतना आया कि नहीं आया? अगर इसमें किसी बच्चे को या किसी को भी अगर थोड़ी सी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बोलो ये सारी चीजें आपको कंफर्म हुई कि नहीं हुई? अब देखें, जस्ट इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको एक बेहतरीन चीजें बताया है। क्या वह बेहतरीन चीजें क्या है जो मैंने आपको बताया है? तो मैंने उसमें आपको एक चीजें ये बताया है कि जो F अपान ये FM होता है ये बराबर होता है K के। क्या होता है? किसके बराबर होता है? K के। इसका मतलब प्रावैद्युत का परिभाषा दिए थे, प्रावैद्युतांक का, तो उसमें लिखे थे F अपान FM इक्वल टू K।
तो इसका मतलब कि F अपान एफ एम जहाँ आएगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं के। तो देखो यहाँ F अपान एफ एम है, हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख देंगे के, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा एफ साइलन अपान एफ साइलन 0। दिस इज द ऑप्शन। ये अब यहां से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। अब यहां से क्या डेफिनेशन देंगे बताएं आप, क्या डेफिनेशन देंगे। तो हम यहाँ जो दो ठो राशियां प्रयोग की गई हैं इनके बारे में जरा सा विचार कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा विचार करेंगे, बहुत थोड़ा सा ग्रीन लेते हैं, डन। ये एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन 0 क्या है, थोड़ा सा इस पे विचार करें। हम देखेंगे जो एप्सिलॉन है ये माध्यम की वैद्युशीलता है, किसी माध्यम की क्या है, वैद्युशीलता है। तो लिख देते हैं ना यहाँ एप्सिलॉन क्या है, तो हम लिखेंगे किसी माध्यम की वैद्युशीलता है। किसी माध्यम की वैद्युशीलता, ये। और एप्सिलॉन 0 क्या है, तो ये बोलोगे निर्वात की वैद्युशीलता है। और इसका ये वाला जो दिख रहा है ना बट्टे, बट्टे को हम पढ़ते हैं अनुपात। क्या पढ़ते हैं बाबू, अनुपात। इस अनुपात का नाम क्या है देखना जरा, जो ये के आया है इसके का नाम देखो क्या क्या है। आपेक्षिक वैद्युशीलता भी है, प्रावैद्युतांक भी है, सापेक्ष वैद्युशीलता भी है, विशिष्ट वैद्युशीलता भी है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करूँगा आपेक्षिक वैद्युशीलता। किससे बाबू, आपेक्षिक वैद्युशीलता। हालांकि इसको एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, तो के से भी लिख लो या एप्सिलॉन आर से लिखो चलेगा। तो अब परिभाषा देना होगा, तो हम क्या परिभाषा देंगे, बिल्कुल अपनी भाषा में। कोई आपसे पूछे आपेक्षिक वैद्युशीलता, ये आपके सामने ये हेडिंग है, प्रावैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता अथवा सापेक्ष वैद्युशीलता किसे कहते हैं, तो यहां से परिभाषा देंगे। सिंपल बोलेंगे किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, गौर करना जरा, क्या बोलेंगे, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युशीलता अथवा अथवा सापेक्ष वैद्युशीलता अथवा प्रावैद्युत कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों भाषाएं बड़ा बढ़िया लगता है, तो इसी को डिफाइन कर लेना सिंपल सा भाषा में। क्या बोलेंगे भाई, और इसको के से नहीं एप्सिलॉन ऐसे, सिर्फ एप्सिलॉन आर से लिख लेना। तो परिभाषा देना होगा तो क्या बोलोगे, सिंपल भाषा में बोलोगे किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं, और इसे के या आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। दोबारा सुनो, क्या बोलेंगे, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं, और इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा आपको यहाँ भी मिलेगा। किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को प्रावैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता अथवा सापेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं, और इसे के या एप्सिलॉन आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बोलो ये डाउट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, चलना आगे। इसमें देखो कूलाम ने अपने नियम से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु बताए जिस पे कूलाम का नियम लागू हो सकता है। तो इसमें देखो लिखे हेडिंग कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कूलाम्स लॉ। यानी कूलाम्स लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट वह क्या क्या हैं जिन पे कूलाम का नियम लागू हो सकता है, उस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। इसमें पहला पॉइंट ये है
कि कूलाम का नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है, इसे सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ये? कूलाम का जो नियम है ये प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है, इसे सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट। सेकंड, यह नियम नाभिकीय दूरी यानी 10⁻⁻15 मीटर, ये नाभिकीय दूरी है, इससे बड़ी दूरियों के लिए सत्य है। आ रहा है मेरी बात समझ में? दोबारा सुन लो। यह नियम नाभिकीय दूरी यानी 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी दूरियों के लिए क्या है? सत्य है। ठीक है। तीसरा, यह नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यानी जो ये नियम है सिर्फ किसके लिए है? बिंदु आवेशों के लिए, यानी जो आवेश हो दूरी की तुलना में एक पॉइंट के जैसे हो, बिल्कुल एक बिंदु के जैसे हो, सिर्फ उनके लिए ये क्या चीजें सत्य है। बड़े चार्ज के लिए गॉस अपना नियम लेके आएंगे। ठीक है। अब कह रहा है कूलाम बल एक संरक्षीय बल होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? दूसरा नंबर, कूलाम बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको लर्न करना है। ये पॉइंट बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन इस बेस पे बन जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनी बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आपको ये 5 पॉइंट, देयर आर 5 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न। क्या है? पहला, कूलाम का नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है, इसे सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरा, यह नियम नाभिकीय दूरियों जैसे 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी दूरियों के लिए सत्य है। यह नियम बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह जो कूलाम बल है ये एक संरक्षी बल है। संरक्षी और संरक्षी बल सुने होंगे। अरे मेरी बात समझ में कि वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी और संरक्षी बल पढ़े होंगे कि वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है संरक्षी बल है, जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है वह संरक्षी बल है। ठीक है। इसके बाद यह है कूलाम बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो ये 5 चीज़ें अपने दिमाग में आपको हमेशा रखनी है। ठीक है। एक अगला पॉइंट है जिसको हम क्लियर करेंगे बिल्कुल आसानी से, वह भी है जिसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ये पॉइंट है, आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन्हें प्रूफ नहीं करने हैं, ये सिर्फ अपने दिमाग में रखने हैं कि बड़े लेवल्स के जो क्वेश्चंस, नीट IIT जैसे जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चनों में डायरेक्ट वे में इस फार्मूले को यूज करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें मिटक गया है। यहाँ पे कुछ और भी प्रावैद्युत पदार्थ थे ऐसे, और यहाँ से इनके रेडियस R1 थी, बस यही इतनी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ देखें, पहले ये कूलाम्स लॉ में क्या चीज़ें याद रखना है? ये याद रखना है कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ये होगा। ये क्या मेरी बात समझ में आया? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अब देखें, अगर इन दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका प्रावैद्युतांक k हो, तब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो ये याद रखना है 1/4πε0 × k, बस इसके साथ k लगा देंगे, बाकी सारा सेम फार्मूला यही रहेगा। डन। उसके बाद देखेंगे अब ये है कि अगर प्रावैद्युत, मान लो ये दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच में पहले यहां पूरा यहां से लेकर के, गौर करना जरा, पूरा यहां से एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश तक ये पूरा का पूरा फुल प्रावैद्युत पदार्थ भरा था। तो यह पूरा फुल आ गया आपका, पूरा फुल। ये थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे हम। ये अब देखें, पूरा यहां से स्टार्ट करके यहां तक पूरा फुल भर दिया गया था प्रावैद्युत पदार्थ जिसका प्रावैद्युतांक k था। तो ये फार्मूला निकला। अब पूरा फुल नहीं भर के कुछ दूरी में भर दिया गया है, यानी जो प्रावैद्युत पदार्थ भरा गया है ना, सिर्फ t मोटाई तक ही, सिर्फ t मोटाई तक भरा गया है।
तब इनके बीच में कितना कूलाम्ब फोर्स काम करेगा। तो इसके लिए यहां पे आपको ऑप्शन मिला है ये वाला। तब इनके बीच में फोर्स काम करेगा 1/4πε0 Q1 × Q2 अपन R - T + T अंडर रूट में क्या, इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा, ये रिजल्ट है, ये हमें याद रखने हैं। अब देखेंगे, अब थोड़ा सा कुछ अलग हो गया। अब इन दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 सेम है। कुछ दूरी तक प्रावैद्युतांक K1 वाला पदार्थ भर दिया गया है और कुछ दूरी तक प्रावैद्युतांक K2 वाला पदार्थ भर दिया गया है। तो अब मान लिया कि माना जितने दूरी में यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी में आप देखेंगे कि K1 प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा गया है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना लिया गया, R1। और इसके बाद की जो आप दूरी ये देख रहे हैं, ये वाला यहां से यहां तक K2 प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा गया है, जिसकी दूरी कितना है, R2। तो इस स्थिति में अब इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, तो उसके लिए आपके पास ये रिजल्ट आया है, ये वाला 1/4πε0 Q1 × Q2 R1 ब्रैकेट में R1 अंडर रूट में K1 प्लस R2 अंडर रूट में K2 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा। अब देखेंगे सेम वही चीज़ें तो यहाँ पे भी है, डबल चीज़ें हो गया है, यही वाली चीज़ें यहाँ पे हो गया है। इससे कोई खास मैटर नहीं करेगा, दो चीज़ें एक पे हो गया बट चलेगा, ठीक है। बस इतना ही आपको रिजल्ट याद रखना है। इतने पे हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। कूलाम्ब्स लॉ, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन, सारे डेफिनेशन, सारे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने सभी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके ख़त्म किया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 9 में। इसलिए आप हमारे चैनल पे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेंगे, पूरी फुल कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसमें किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं होंगे, किसी प्रकार के कोई हेजिटेशन नहीं होंगे। अगर हेजिटेशन होंगे, डाउट होंगे, तो आप बेधड़क हमारे चैनल पे जो भी कमेंट है, जो भी आपको असुविधा है, उस असुविधा को कमेंट में लिख करके सेंड करेंगे। आपको निश्चित तौर पे जवाब दी जाएगी, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।